हाँ जी, हेलो दोस्तों। अब तक एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसकी एनसीईआरटी करने के बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर रहे हैं 13 क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे अब तक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 14th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले ओल्ड एनसीईआरटी जो अब पेजेस रिमूव कर दी गई हैं एनसीईआरटी में से, एक्सरसाइज हटा दी गई है, तो ये उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो चलिए इसको समझते हैं क्या कहता है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, स्क्वायर की साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन, स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, सेमी सर्कल ड्रॉन है ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है? अगर स्क्वायर की हर साइड पे सेमी सर्कल बना है तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो सेमी सर्कल के अगर इसको कनेक्ट कर दे तो एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो इस सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा किसको? स्क्वायर को, स्क्वायर की साइड को। स्क्वायर की साइड को डायमीटर माना जाएगा। तो ये हो गया। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, पाई की वैल्यू यूज करना। अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम को करने के लिए इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास टेक्निक क्या क्या है उसको समझना होगा। टेक्निक बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इस शेप में आप ये लीव्स मत देखिए। अगर आप लीव्स देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में करना क्या है। आप स्क्वायर और सेमी सर्कल को देखिए। क्या देखिए? स्क्वायर एंड सेमी सर्कल आपके कंट्रोल में, इससे बाहर कुछ नहीं है। ओके, स्क्वायर एंड सेमी सर्कल। अगर मैं यहाँ पे इसको नोटिस करूं, अगर स्क्वायर में से ये अनशेडेड पोर्शन को माइनस कर दूं, अगर स्क्वायर में से ये जो मैंने 4 क्रॉस लगाए हैं इस अनशेडेड वाइट पोर्शन को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ शेडेड बचेगा ना। तो हमें लीफ को नहीं पकड़ना, हमें अनशेडेड को पकड़ना है क्योंकि वो सेमी सर्कल का पार्ट है। अब जरा नोटिस करते हैं। अगर मैं सिचुएशन नंबर 1 लेता हूं, यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 लेता हूं, तो एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल। मुझे लॉजिकली इसको और इसको निकालना है, दोनों को। ये दोनों कैसे आएंगे? अगर स्क्वायर में से मैं इन दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? मेरे पास ये दोनों अनशेडेड पोर्शन आ जाएंगे। स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल्स को अगर माइनस करता हूँ तो मेरे पास ये दोनों अनशेडेड पोर्शन आ जाएंगे। और ये दोनों अनशेडेड पोर्शन और ये दोनों हॉरिजॉन्टल वाले अनशेडेड पोर्शन दोनों सेम है। तो इसका मतलब अगर एक शेडेड पोर्शन अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालता हूं तो वो एरिया इन दोनों अनशेडेड पोर्शन के इक्वल होगा, तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है जी, इसी पर्सपेक्टिव के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी। ओके, सो साइड ऑफ स्क्वायर that is given as 10 centimeter and diameter of semicircle that is again 10 centimeter, sorry, and radius आएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया का क्वेश्चन है, एरिया क्वेश्चन में डायमीटर हमारे काम नहीं आता। ओके, सो रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। रेडियस आने के बाद हमें निकालना होगा एरिया ऑफ 1 and 3। ठीक है जी, 1 and 3 ये दोनों अनशेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूं। तो एरिया ऑफ 1 and 3 कैसे आएगा? इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल्स को, अगर यहां से इन दोनों सेमी सर्कल्स को हटा देते हैं तो हमारे पास ये और ये पोर्शन आएगा। करेक्ट? तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो सिंपल है, साइड स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो 2 इंटू हाफ पाई आर, कितना बच्चों? 5, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
सेमी सर्कल का एरिया सर्कल के एरिया का हाफ होता है। तो हाफ पाई आर स्क्वायर, ये आया 100। हाफ को जब अंदर लेके जाएंगे 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 टाइम्स 25, सो 100 माइनस 25 पाई। यहाँ से चाहें तो 25 कॉमन ले सकते हैं या सिंपली कैलकुलेशन कर देते हैं। तो अगर मैं 25 कॉमन लेता हूँ तो मेरा काम थोड़ा सा इजी हो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि अलजेब्रा के साथ अगर काम करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी 2 स्टेप आपको इजी मिल सकती है। एग्ज़ाम में तो कई बार 2 सेकंड भी काम करते हैं। सो 25 कॉमन लिया, 4 माइनस पाई, ठीक है जी, 4 माइनस पाई। कहाँ आपको यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करते आपको 25 इंटू 3.14 करना पड़ना था। अब क्या हो रहा है, अब आपको पाई के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो सिंपली कैलकुलेशन हो जाएगी। 4 माइनस पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.14, तो 25 इंटू 0.86, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पोर्शन 1 एंड 2 दोनों आ जाएंगे, सॉरी 1 एंड 3 दोनों आ जाएंगे, इन दोनों को हटा देते हैं। वन एंड 3 आ जाएंगे, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए ओके। सो इसको कंप्लीट करते हैं, 25 इंटू 86, तो 86 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 25, ऐड करके मेरे पास आया 21.5, 2 के बाद डेसिमल है, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 एंड 3 कितना आया, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली एरिया ऑफ 2 एंड 4 कितना होगा, एरिया ऑफ अनशेडेड 2 एंड 4, तो ये भी होगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों सेम हैं, ये और ये दोनों सेम है, सेम स्क्वायर है और सेम सेमी सर्कल्स हैं सेम रेडियस के साथ, सो हमें ये अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 + 3 2 + 4 जब ये सारा ऐड कर देंगे तो हमारे पास अनशेडेड पोर्शन आ जाएगा, और स्क्वायर में से अगर अनशेडेड पोर्शन बाहर निकाल दें तो वी विल बी लेफ्ट विद द लीव्स ओनली। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लेंगे बच्चों, सो वी आर हैविंग एरिया ऑफ unshaded portion which would be equal to 21.5 plus 21.5, it comes out to be 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनशेडेड पोर्शन आ गया जी। नाउ हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या बनेगा, would be equal to area of square minus area of अनशेडेड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर 100, और एरिया ऑफ अनशेडेड आ गया 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका इसका आंसर बनेगा। सो आप लॉजिकली देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को निकाल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे इसको बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आई होप एग्जाम में आने चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा 14। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मेरी असाइनमेंट में से है, क्वेश्चन नंबर 15। टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज इन द रेशो 2:3। 2 सर्कल हैं, उनके सर्कमफ्रेंस की रेशो 2:3 है। ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशो ऑफ दियर एरियाज। तो सर्कमफ्रेंस की रेशो दे रखी है और एरियाज की रेशो निकालनी है। बच्चों को जनरली ये क्वेश्चन जो रेशो वाले क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं, बट अगर आप मेरी बात को माने और समझने की कोशिश करेंगे
रेशोस के क्वेश्चन फ्री के नंबर होते हैं, बस आपके पास सही अप्रोच होनी चाहिए। यू नीड टू हैव वेरी करेक्ट सटीक अप्रोच हाउ टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम। ओके, चलिए देखते हैं। दो सर्कल्स हैं जिनकी रेशो 2:3 है। तो पहला काम हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट द रेडियाई बी आर एंड आर। पहले 2 है फिर 3 है, तो मैंने स्मॉलर सर्कल को आर स्मॉल आर दे दिया, और यहाँ पे 3 है तो बड़े सर्कल को कैपिटल आर दे दिया। ठीक है जी, क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस फर्स्ट सर्कल डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, तो ये किस रेशो में दे रखा है बच्चों, 2:3। आपको भली भांति पता होना चाहिए कि 2:3 का मतलब हम इसको 2/3 लिख सकते हैं। ओके, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर और यहाँ पे 2 पाई आर, 2:3। फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्मूले को ही डिवाइड कर दीजिए। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, आपके पास यहाँ पे बचेगा दोनों 2 पाई कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद आर ओवर आर इक्वल्स टू 2/3। ये दोनों बंदे बच गए। अब हमें रेशो किसकी निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज। तो एरियाज को डील करते हैं। एरियाज की रेशो जब निकालनी है तब भी आपको फॉर्मूले के साथ ही खींचना है। सो टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल 1 अपॉन एरिया ऑफ सर्कल 2, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर और ये भी होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, मैंने तो डिवाइड कर दिया, अब कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो गया एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद आर बाई आर का होल स्क्वायर। ये मैंने होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मेरे पास इंडिविजुअली आर और कैपिटल आर की वैल्यूज नहीं है। मेरे पास वैल्यू किसकी है, आर बाई आर एज अ फ्रैक्शन, तो मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। सिंपली सॉल्व करते हैं, इट विल कम्स आउट टू बी 2/3 का स्क्वायर एंड इट इज 4/9। देयरफॉर द रेशो ऑफ एरियाज इज 4:9। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। ओके, सो इसके साथ जो आंसर दे रखे हैं यहाँ पर, ये आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मेरी असाइनमेंट में ऐसा ही होता है, जब मैं असाइनमेंट रिलीज करता हूँ तो उसके साथ आंसर दे देता हूँ। रीजन मीन क्या है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको आंसर का नहीं पता चला कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो हो सकता है कोई ऐसी गलती हो जाए जो आप आइडेंटिफाई ना कर पाएँ और वही गलती आप रेपिटेडली करते जाएँ असाइनमेंट में। ओके, सो अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करके ज़रूर ट्राई करें। द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सर्कल इंस्क्राइब्ड का मतलब सर्कल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल के बीच में है, एंड इंस्क्राइब्ड का मतलब ये होगा कि वो सारी साइड्स को टच कर रहा है। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ओके, ओके, तो ये आ गया जी इक्विलैटरल ट्राइंगल, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इज 154। तो इस सर्कल का एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 154। ओके, एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें चाहिए क्या, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये क्या होगा। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे ले ली। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ खेलना होगा हमें। हमें चाहिए ट्राइंगल का पेरीमीटर, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है
इक्विलैटरल ट्राइंगल होने की वजह से पेरीमीटर क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का? पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ साइड निकालनी है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब क्या देखते हैं, इस सर्कल का एरिया दे रखा है। सर्कल के एरिया को यूज़ करने के लिए सबसे पहले सर्कल के सेंटर को जिंदा करिए और यहाँ पे हमें 3 कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेंगी। एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने सर्कल चैप्टर नहीं किया, जब भी आप सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टेंजेंट का मतलब अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टेंजेंट, और ये सेंटर है। यहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं। अगर मैं सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता हूँ तो ये लेंथ हमेशा ही टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो थ्योरम क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन की है। चलिए साथ साथ लिख ही देते हैं क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने क्या किया है, P Q R जॉइन, ये सेंटर है, O P O Q O R। ठीक है जी। एंड मोर ओवर हमें इनको भी कनेक्ट करना होगा। एंड फर्दर जॉइन OA OB एंड OC। ये सारा हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, डायग्राम कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है उसके ऊपर मत जाइए। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ओके सो यहाँ पे हमें सर्कल का एरिया दे रखा है। ओके और हमें सर्कल के एरिया को यूज करके निकालनी है इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड। तो सर्कल का एरिया इट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर्कल का एरिया अगर 154 सेंटीमीटर है तो आप इसको याद ही कर लीजिए कि रेडियस 7 होगी। रेडियस सर्कल की 7 होगी रेडियस, बट 7 अगर आप लिख के जाएंगे एग्जाम में तो नहीं चलेगा, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। रेडियस आएगी 7, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 इंटू 7/22, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और आर आएगी 7। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक शॉर्टकट कराऊंगा जो रेडियस 7 के साथ लिंक्ड है। ठीक है जी। इसका मतलब ये रेडियस आ गई 7, ये रेडियस 7 है, ये रेडियस 7 है। क्यों है? ओ आर इक्वल्स टू ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इक्वल टू 7, जिसको आप क्या कहते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक्सप्लेनेशन सारी देनी पड़ेगी एग्जाम में हर बार। ठीक है, तीनों आ गई हैं। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होने की वजह से हम इसकी साइड्स को लेट करते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स को लेट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। साइड्स को मैं क्या मान लेता हूँ इसकी, लेट अस अज्यूम मैं इसको मान लेता हूँ x, ये भी साइड क्या होगी x, और ये साइड भी क्या होगी x होगी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे चलेगा। यहाँ पे डायग्राम में अगर आप नोटिस करें, वी आर हैविंग 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स हियर। अगर आप नोटिस करेंगे, एक ये वाला, दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल एंड थर्ड ट्राइंगल। ये आपको बड़े ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। तीनों ट्राइंगल्स को अगर मैं ऐड अप कर देता हूं, तीनों ट्राइंगल्स को अगर मैं ऐड अप कर देता हूं तो मेरे पास किसका एरिया आएगा, बड़े ट्राइंगल का। ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल AOC। अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करता हूं तो बड़े ट्राइंगल का एरिया आएगा। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC
इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC। आप जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट को डायग्राम के साथ लिंक करिए। ट्राइंगल AOB प्लस BOC प्लस AOC तीनों का सम अगर करेंगे तो पूरा ट्राइंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? इस ट्राइंगल का एरिया अगर आप नोटिस करेंगे क्या बनेगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस AB होगा और हाइट क्या लेंगे? OR। यहाँ पे हाइट, यहाँ पे हाइट, तो एरिया AOB हाफ इंटू AB इंटू हाइट क्या है इसकी? AB की हाइट है OR प्लस एरिया BOC हाफ इंटू BC इंटू OP प्लस एरिया AOC तो हाफ इंटू AC की बेस क्या है? AC और इसकी हाइट क्या है बच्चों देखोगे तो OQ इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC। तीनों ट्राइंगल्स को जोड़ देंगे तो बड़े ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। AB की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्यों? वो तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। तो ये बनेगी हाफ इंटू एक्स, लेट करिए हमने, और OR कितनी है? 7। हाफ इंटू एक्स इंटू 7, हाफ इंटू एक्स इंटू 7, और ट्राइंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया होगा √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड इसकी क्या है? एक्स स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। तो लॉजिकली मुझे सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसको बोलते हैं x। तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए एक इक्वेशन। तो मैंने 3 ट्राइंगल का एरिया एक ट्राइंगल के इक्वल कर दिया। ओके, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास आ गया जी 7x 3 टाइम्स 7x/2 इक्वल्स टू √3/4 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, मुझे निकालनी है x की वैल्यू। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x हैं, ये कट गए। सो x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 21/2 इंटू 4/√3। 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। 42/√3 इक्वल्स टू x। ये मेरे पास आया जी, किसकी वैल्यू आई? x की वैल्यू आई। अब मुझे निकालना क्या था? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए पहले ये वैल्यू मैं यूज नहीं करूंगा कभी भी एग्जाम में, जब वैल्यू पुट करने की बात आती है। तो रूट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.73। ओके, तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए और वो भी सॉल्व ना हो तो डायरेक्ट वैल्यू डिनोमिनेटर में कभी पुट नहीं करनी। 9th में आपने चैप्टर किया था नंबर सिस्टम, जिसमें आपने रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था। तो आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में एक ही टर्म होती है, व्हेन वी हैव ओनली वन टर्म, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आप उसी के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास √a इंटू √a आ जाएगा। बट अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज आ जाएं ऐसे, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए बीच वाला साइन हम कर देते हैं चेंज। ये माइनस था तो प्लस डाल के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका क्या बनेगा? √a √b, और नीचे a² - b² लगाएंगे तो a - b आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो यहाँ पे हमें इसको करना होगा रैशनलाइज। सो 42/√3 √3/√3 इक्वल्स टू x। 42√3/3, तो ये आ गया x। 3 इसके साथ कैंसिल आउट होगा 14, तो x कम्स आउट टू बी 14√3 सेंटीमीटर। अब बच्चों x का मीनिंग क्या है? x का मीनिंग क्या है? हमने x किसको लेट किया था? इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड को। तो साइड हमारे पास आ गई है, पेरीमीटर हमें निकालना है। तो पेरीमीटर निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं बची, अब सिर्फ हमें इसको इंटू 3 करना है। तो देयरफॉर perimeter equals to 3 into 14√3, that comes out to be 42√3। 42 into 1.73 जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में मैं टाइम नहीं लगाना चाहता। आंसर इज गिवन एज, आंसर गिवन है 72.7। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 72.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, रिवाइज करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमने डाला था इसके ऊपर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर डालते हैं 17। ओके, ध्यान से देखिए। अब आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका कोई लिंक नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर है। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर मेरे पास कोई स्क्वायर है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर हम बना देते हैं सर्कल। स्क्वायर के अंदर सर्कल बन गया। दूसरी एक और डायग्राम बनेगी। सर्कल और सर्कल के अंदर बना देते हैं स्क्वायर। कोशिश करता हूं कि सही डायग्राम बन जाए। ओके, दो सिचुएशंस आपके पास, इन दोनों का लिंक आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्क्वायर और सर्कल के रिलेशनशिप के ऊपर। जब ऐसी स्थिति हो, सर्कल अंदर है और स्क्वायर बाहर है। स्क्वायर इज, यहां पे क्या सिचुएशन बनती है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। स्क्वायर सर्कम सब्सक्राइब्स अ सर्कल। तो सर्कल जो है स्क्वायर के अंदर है। इसका मतलब आप यहां पे नोटिस करेंगे ये स्क्वायर की साइड है, ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है ना, और ये सर्कल की डायामीटर है। इसका मतलब यहां पे रिजल्ट क्या आता है, डायामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर, तो डायामीटर क्या होता है बच्चों, 2r, और साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, a। अगर मान लेते हैं तो रेडियस क्या आएगी, a/2। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला अपने अभी बन जाएगा यहाँ पे। डायामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो डायामीटर होता है ट्वाइस ऑफ r एंड साइड ऑफ स्क्वायर a। तो इसका मतलब इस केस में जो रेडियस है वो a/2 होगी, या साइड जो है स्क्वायर की वो सर्कल की रेडियस का ट्वाइस होगी। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इस केस में देखिए, अगर मैं यहां पर ऐसे बनाता हूं, ये मैंने एक डायमीटर बना दिया सर्कल का, मान लीजिए। अगर मैंने ये डायमीटर बनाया तो आप बताइए क्या ये स्क्वायर की साइड बन पाएगी, क्या ये स्क्वायर की साइड बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, क्योंकि बाहर निकल रही है। तो इसको यहां से हटाते हैं। अब मुझे स्क्वायर को और सर्कल को इस तरह से लिंक करना है कि स्क्वायर की साइड भी बन जाए, कोई भी साइड, और सर्कल का डायमीटर भी बन जाए। तो मेरे पास यहां पे ऑप्शन क्या बचती है, ये लिंक कर दिया। और यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बनेगी सर्कल की डायमीटर और स्क्वायर की डायगोनल। अब कई बच्चे यहां पे पूछते हैं कि सर आपने स्क्वायर की डायगोनल बनाई, वो तो ठीक है, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, बट ये सर्कल का डायमीटर होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा। देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये डायामीटर है तो डायामीटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है सर्कल के ऊपर। इसका मतलब सर्कल में अगर कोई कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो कॉर्ड पक्का डायामीटर ही होगी। अगर कोई कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल ऑन द सर्कल बना रही है तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, तो वो डायामीटर ही होगी। क्योंकि यहां पे एंगल कितना है बच्चों, 90, तो इसका मतलब इस कॉर्ड को सर्कल की डायामीटर ही होना पड़ेगा। तो ये डीप कॉन्सेप्ट है जो इसमें अप्लाई हो सकता है।
चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या साइंस बनती है हमारे सामने। यहाँ पे है स्क्वायर, मैं थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज लिख रहा हूँ, इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। स्क्वायर सर्कल के अंदर है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डायामीटर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी, डायामीटर क्या हो गया बच्चों, 2r, और डायगोनल क्या होती है। अगर आप डायगोनल का फॉर्मूला भी समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, क्योंकि एक बार टाइम लगा लेंगे फिर आपको क्वेश्चंस में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ये होगी डायगोनल। अब स्क्वायर की दोनों साइड्स, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड्स को मैंने ए और ए ले लिया, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एंड डी कम्स आउट टू बी √2a। इसका मतलब जो स्क्वायर की डायगोनल है वो स्क्वायर की साइड का √2 टाइम्स होती है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये रिजल्ट आपको याद होंगे तो आप चीज़ों में आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। तो डायगोनल की वैल्यू यहीं पे दे दें इसको, तो डायगोनल कितनी आ गई, √2a। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, या तो आप ये इक्वेशन याद कर लीजिए, या आप बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज √2/2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। रिलेशनशिप समझ पा रहे हैं। नोट बनाएंगे, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अपने आप की आपके ब्रेन में स्टोर होगा। ठीक है जी, √2a। तो ये बेसिक साइंस है जो आपको यूज करनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी यही डिमांड ही कर रहा है, आई होप सो। ट्राई करते हैं क्या कहता है। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। चलिए, कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सर्कल है एंड स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो मुझे लगता है कि ये फ्री हैंड से डायग्राम बनाना मेरे लिए ज़्यादा इजी है। ओके, तो स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो हमें पूछा क्या गया है, वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या होगा। हमें कुछ नहीं गिवन यहाँ पे, सारा कुछ हमें खुद से लेके आना है। तो लेट करते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए एंड रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। ठीक है जी, आर ले लिया। अब यहां पे हमें डायगोनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, सो यहां पे हम क्या बोलेंगे, डायामीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू डायगोनल। स्क्वायर की डायगोनल के इक्वल अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम में, बट जो रिजल्ट हैं वो आपके लिए इनसाइट हैं, ताकि क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आप आंसर के बारे में सोच पाए। ओके, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो डायामीटर आ गया ट्वाइस ऑफ आर, और डायगोनल कितनी है, डायगोनल है मेरे पास, स्क्वायर की डायगोनल √2a। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास r कम्स आउट टू बी √2a/2। अब ये मैंने किया क्या है, यहां पे हमें रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के लिए पहले फॉर्मूले डालिए दोनों, देखिए अपने आप समझ आएगी आपको। सो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल बच्चों क्या डालोगे आप, πr², और एरिया ऑफ स्क्वायर वो आएगा a²। मानते हो बात को, सर्कल का एरिया, और रेशो निकालते हुए हमें सारी क्वांटिटीज को कट करना होता है। रेशो निकालते हुए हमें सारी क्वांटिटीज को कट करना है। कट करने के लिए अब यहां देखिए, क्या आर ए के साथ कट हो सकती है, नहीं हो सकती। बट अगर मैं आर की वैल्यू ए की टर्म्स में यहां पे पुट कर दूं तो ऊपर भी ए आ जाएगा और नीचे भी ए ऑलरेडी है। तो देखिएगा कैसे करते हैं इसको, यही तरीका होता है वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का। सो पाई आर का स्क्वायर है, ध्यान से, √2a/2
होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दी आर में। ओके, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पाई इंटू √2 का स्क्वायर 2, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 एंड अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है जी, √2 का स्क्वायर 2 एंड 2 का स्क्वायर 4। नाउ इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पाई इंटू 2a स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अगर आपका फ्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है बाय द वे, तो आप ये टेक्निक यूज़ करिए, फ्रैक्शन बना के लिख लीजिए। ठीक है, सो पाई इंटू 2a स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ए स्क्वायर। अदरवाइज आप यहाँ पे और यहाँ पे कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। तो ये दोनों कट हो गए, 2 यहाँ पे कट गया, वी आर लेफ्ट विद 5/2, पाई इज टू 2 और यही आंसर माना जाएगा। ठीक है जी, पाई इज टू 2 इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर पाई की वैल्यू तो आपने ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई डायमेंशन नहीं दे रखी, तो पाई की वैल्यू डाल भी देंगे तब भी आपके पास जनरलाइज आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप पाई की वैल्यू डाल भी देते हैं तो भी ठीक है, अगर आप पाई में ही छोड़ देंगे तो भी ठीक है। बट अगर हमें डायमेंशंस दे रखी होती और हमें स्पेसिफिक कोई एरिया पूछा होता तो हम पाई की वैल्यू ज़रूर डालते। तो दोनों ही ठीक है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, दोनों में ही आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, तो इसको समझना ज़रूरी था। और क्वेश्चन नंबर कितना है वो हमें फिर से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन पढ़िए। अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8.8 सेंटीमीटर। पेंडुलम कहाँ होता है? क्लॉक में होता है। तो पेंडुलम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब डिपेंड करता है क्लॉक के साइज़ के ऊपर या डिज़ाइन के ऊपर कि वो पेंडुलम कितना एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। बट देखने वाली बात क्या है कि पेंडुलम का जो पेंडुलम होता है वो यहाँ पे एक पॉइंट पे फिक्स होता है। तो जब कोई एक पॉइंट पे फिक्स है तो हमारी क्या बनाने की कोशिश करेगा? वो सर्कल बनाने की कोशिश करेगा। तो सर्कल तो पूरा पेंडुलम बना नहीं पाएगा, इसका मतलब सर्कल का कुछ पोर्शन ही बना पाएगा। लाइकवाइज अगर इसको पेंडुलम मान लेते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है पेंडुलम? 30 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ पे आ सकता है मैक्सिमम और यहाँ पे जा सकता है। तो ये इस तरह से मूव कर रहा है पेंडुलम। ठीक है जी, तो पेंडुलम को लॉजिकली देखा जाए तो पेंडुलम क्या बना रहे हैं यहाँ पे? पेंडुलम इज स्क्राइबिंग एन आर्क और अ सेक्टर सेंट्रल एंगल 30 डिग्री, और इसको मैं मान लेता हूँ OAB। ये हमारा पेंडुलम आ गया जी। अब हमें क्या गिवन है? एंगल आ गया एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क की लेंथ दे रखी है, इसका मतलब ये लेंथ। क्वेश्चन समझ आना चाहिए, पेरीमीटर नहीं दे रखा, वो तो पेंडुलम की इटसेल्फ लेंथ है, सिर्फ हमें आर्क की लेंथ दे रखी है। तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2πr थीटा बाय 360, और कितनी दे रखी है हमें? 8.8 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन एज 2πr थीटा बाय 360। ठीक है जी, अब हमें थीटा भी गिवन है, सिर्फ हमें आर ही निकालनी है। तो 222/7 इंटू आर 30/360 इक्वल्स टू 8.8। सो हमें आर फाइंड आउट करना है। 88/10 इंटू ये यहाँ पे कट होगा 3, 12 2 6 3 11। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा? 7 और 3, तो ये ऊपर चला जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या बचा बच्चों? 11। सो आर की वैल्यू आएगी
ये कैंसिल आउट होगा, 11 8 जार, तो 8 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, आर कम्स आउट टू बी 56 3 जार 168 डिवाइड बाई 10 एंड आर कम्स आउट टू बी, so therefore the length of pendulum is equal to 16.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पेंडुलम की लेंथ आ गई। सो लॉजिकली हमें यहाँ पे सोचना क्या है बच्चों, पेंडुलम की लेंथ एक रेडियस है और जो एक आर्क यहाँ पे बना रही है, और हमें सिर्फ आर्क की लेंथ दे रखी थी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि एक्चुअली में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन करने का भी मजा आएगा और आंसर भी ठीक आएगा। आंसर हमारा 16.8 है, दैट इज करेक्ट। तो 18 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए 19वां 19th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 19th क्वेश्चन देखिए, इसमें काफ़ी आई थिंक कैलकुलेशन लग रही है मुझे। तो 19th क्वेश्चन आपका कहता है कि द शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमारी क्लॉक के दो ही हैंड होते हैं, लॉन्ग हैंड और मान लो ये है शॉर्ट हैंड। तो लॉन्ग हैंड की रेडियस 6 और इसकी रेडियस 4। ये दो चीज़ें दे रखी हैं, तो मैंने रफली डायग्राम बना ली अपनी। आगे देखिए, फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्वेश्चन ट्रिकी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आप लॉजिकली सोचिए, अगर ये आपकी मिनट हैंड है तो ये उसकी टिप हो गई। जब ये घूम रही है तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रही है टिप इसकी, ऑन द सर्कल। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या है, आर्क लेंथ बाय दियर टिप्स इन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 days। 2 दिनों में आवर हैंड ने कितना घूमा, मिनट हैंड ने कितना घूमा, उनकी टिप जितना भी चक्कर लगा रही है, वो सारे जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो सारे डिस्टेंसेस का हमें सम चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और 2-3 मिनट लगाइए इसके साथ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सोचने वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड और कितनी देर घूम रहा है, 2 days लेने हैं हमें। तो हमें पहले तो ये देखना है कि मिनट हैंड कितने चक्कर लगाएगी। मिनट हैंड एक पूरा राउंड कितनी देर में करती है, मिनट हैंड एक पूरा राउंड 60 मिनट्स में पूरा करती है बच्चों, ये आपको पता होगा। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, और मिनट हैंड एक पूरा राउंड 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में पूरा करती है। समझ रहा ठीक है जी। तो इसका मतलब 1 आवर इक्वल्स टू 1 राउंड, अगर मिनट हैंड की बात करें। ठीक है जी, फेयर इनफ। और हमारे पास टाइम कितना है, 2 days। 2 days का मतलब कितने आवर हो गए, 48 आवर्स विच इज इक्वल टू 48 राउंड्स। सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर तो टिका हुआ है, कितने चक्कर लगेंगे। तो मिनट हैंड 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। 2 days में 48 आवर्स हैं, तो मिनट हैंड 2 दिन में 48 चक्कर लगाएगी। तो मिनट हैंड का 2 days में यहाँ पे इज इक्वल टू हम कहेंगे 48 राउंड्स हो जाएंगे। अभी यहाँ पे बात करते हैं आवर हैंड की। बच्चों सोच सकते हो आवर हैंड कितने राउंड लगाएगी, आंसर चाहे अपने कमेंट में लिखिए, पता लगे आप लोग भी कुछ सोचते हैं। आवर हैंड 2 दिन में कितने चक्कर लगाएगी। तो पहले क्या सोचना है कि आवर हैंड एक राउंड में कितना टाइम लेती है, क्योंकि आवर हैंड है तो घंटे ही ट्रेवल करेगी। एक राउंड में 12 आवर ट्रेवल करती है, 2 राउंड में 24 आवर करेगी। इसका मतलब एक पूरे दिन में 12 to 12 मतलब 24 घंटे में आवर हैंड 2 चक्कर लगाती है। तो 48 आवर्स में आवर हैंड कितने चक्कर लगाएगी, 4 राउंड्स ट्रेवल करेगी। ये बातें अगर आपके दिमाग में जा रही हैं तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो लॉजिकली आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है नो डाउट, बट ट्रिकी करके ही तो चीज़ें सीखते हैं। ज़िंदगी अगर आसान हो फिर ज़िंदगी से हमने सीखा ही क्या। चलिए, सो हमें क्या निकालना है,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप्स ऑफ बोथ हैंड्स इन 2 days। तो क्या बनेगा बच्चों, जरा देखिए, इज इक्वल्स टू 48, पहले तो मिनट हैंड का लेते हैं, 48 राउंड लगे, 48 टाइम्स 2 पाई आर प्लस आवर हैंड ने कितने चक्कर लगाए बच्चों, आवर हैंड ने सिर्फ 4 चक्कर लगाए, तो 4 इंटू 2 पाई आर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही क्यों लिख दिया। इसका फ़ायदा होता है जब भी मेंसुरेशन में हमें चीज़ों को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, अगर आप पूरे की पूरे कंपोनेंट को इकट्ठा ही कॉपी कर लेंगे सबको, तो आप देखेंगे इसमें बहुत कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर आपको कॉमन लेना आ गया तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है जी। रेडियस मिनट हैंड बड़ा होता है, इसकी रेडियस कैपिटल आर, और आवर हैंड छोटा है तो मैंने स्मॉल आर ले लिया। आप चाहें कुछ और भी ले सकते हैं। तो ये हो गया 48 2 96 पाई आर प्लस 8 पाई आर। सही है जी, फॉर्मूला बना दिया। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या देखना है, कॉमन क्या आएगा, 8 और पाई कॉमन आ जाएगा। सो 12 टाइम्स आर प्लस 8 पाई गया। मेंसुरेशन को यूज ही नहीं किया अभी तक, सिर्फ अलजेब्रा चल रहा है। ओके ठीक है जी। तो ये आपका आ गया 8 पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एक बार देख लें। नहीं, पाई की वैल्यू हमें खुद ही डालनी पड़ेगी। सो बच्चों बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट रह गया, क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। सो 8 इंटू 22/7, 12 टाइम्स 6 प्लस 4, सो इट कम्स आउट टू बी 8 इंटू 22/7, और ये आएगा 12 6 72 प्लस 4 76। कुछ कैंसिलेशन नहीं होगी, 22 8 176 इंटू 76 डिवाइड बाय 7, और ये आएगा डिस्टेंस सेंटीमीटर में। देखें जरा हमारा आंसर कैसे दे रखा है, हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में ही है, तो इसी को हम अपना बच्चों आंसर मानेंगे। यही हमारा आंसर था। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये बनता है कि मिनट हैंड ने 2 दिन में कितने चक्कर लगाए और आवर हैंड ने 2 दिन में कितने चक्कर लगाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत क्वेश्चन है बच्चों, बहुत हैं, भरा पड़ा है। अभी तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी मैं लेके आऊँगा थोड़े से धांसू सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डराता है, ये सारे मेरी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। Okay, so an elastic belt is placed around the rim of a pulley of radius 6 centimeter। तो ठीक है जी, एक कोई रिम ऑफ अ पुली है, एक बेल्ट है हमारे पास, इलास्टिक बेल्ट। जनरली ये फैक्ट्रीज में यूज होती है और इसको बोला जाता है वी बेल्ट बोला जाता है, क्योंकि फैक्ट्रीज में हमें क्या चाहिए होता है, डिफरेंट स्पीड पे हमें रोटेशन चाहिए होता है मशीनरी का। चाहे हम उस जो रोटेशन है, जब हम कोई मोटर ऑन करते हैं तो उसका रोटरी मोशन होता है। ठीक है, रोटरी मोशन को हो सकता है हमें लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना पड़े, हो सकता है हमें फर्दर रोटरी मोशन में करना पड़े। तो जब मोटर चलती है तो बहुत तेज़ चलती है, बट जब बड़ी कोई मशीन में मोटर लगी हुई है तो वो इतनी तेज़, जितनी तेज़ मोटर चलती है वो बड़ी मशीन इतनी तेज़ नहीं चल सकती। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है वी बेल्ट। बेल्ट को यूज़ किया जाता है, ये मान लो हमारी जो मोटर है उसकी अटैचमेंट है और ये हमारी मशीन का व्हील है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐसे बेल्ट दोनों के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये बेल्ट इतनी टाइट होती है कि जब ये मोटर घूमती है तो ये बेल्ट भी साथ में घूमती है और ये बेल्ट इस व्हील को घुमा देती है। तो जितने राउंड इसके हैं उतने ही राउंड, मतलब राउंड जितने चाहिए वो सारा इंजीनियर्स का काम है, तो वो अपने लेवल पे इसकी सेटिंग करके
ये लाइक वी बेल्ट का यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बेल्ट इस व्हील को कहाँ कहाँ टच कर रही है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है और यहाँ तक। बेल्ट ने सिर्फ इतना पोर्शन टच किया, बाकी ये सारा पोर्शन यहाँ पे बेल्ट टच नहीं हो रही और बेल्ट सीधी जाकर उस पॉइंट पे फिट हो गई। सो हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कितना पार्ट बेल्ट का व्हील के साथ कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इसका कलर चेंज करके समझाऊं, सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट बेल्ट का व्हील के कांटेक्ट में है, बाकी कांटेक्ट में नहीं है। ओके, चलिए पहली बात तो आपको यही समझानी थी। ओके, आगे समझते हैं क्या सीन है। ओके, इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ अ पुली ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी आर 6 सेंटीमीटर है, दैट इज प्योरली गिवन इन द प्रॉब्लम। वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द पुली अंटिल इट इज एट ए। इसका मतलब इसके ऊपर बेल्ट चढ़ाई, चढ़ाने के बाद उसको खींचा, खींच के उसको ए पे फिट कर दिया पूरा टाइट करके। ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर अवे। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, तो कितनी दूर उसको टाई अप किया है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ओ से ए तक 12 सेंटीमीटर तक उस बेल्ट को खींचा इसके ऊपर चढ़ाने के बाद और ए पे टाई कर दिया। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट। कौन सी बेल्ट, दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द रिम। तो इसका मतलब हमें यहां से लेकर यहां तक की लेंथ चाहिए, इसका मतलब लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए। क्वेश्चन अगर समझ आएगा तो बात बनेगी। एंड ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया। तो पहले हम यहां पे नोट करते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है बच्चों लेंथ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू, और दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बस इतना ही काम है। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात है क्या, लेंथ ऑफ आर्क तो आपको समझ आ गया कि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है सर, कोई टेंशन नहीं है। ये रहा मेरा आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ के लिए मुझे क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए कितने डिग्री का है, क्योंकि आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो 2 है, पाई है, आर भी है, थीटा चाहिए, तो पहले हमें थीटा का काम करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे आप सोचिए जरा। आपको थोड़ा सा वापस इस चैप्टर में से निकलना पड़ेगा और किसी और चैप्टर में जाना पड़ेगा जहां पे राइट एंगल आपके काम आता है। आई होप आपको याद आ गया होगा, हमें जाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको कहां नजर आ रहा है बच्चों, अगर आप नोटिस करेंगे पी ओ ए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल कितना है इसका, थीटा। आप समझ पा रहे हैं, तो ये थीटा है। ओ पी हमें 6 गिवन है और ओ ए हमें 12 गिवन है। सो लॉजिकली हमें थीटा निकालना है। थीटा के लिए हमें क्या सोचना होता है कि टी रेशो कौन सी लगेगी। थीटा की एडजेसेंट साइड्स, थीटा की एडजेसेंट साइड, थीटा के जो ऑपोजिट साइड है उसको क्या माना जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर। और ये साइड क्या है, राइट एंगल के ऑपोजिट है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस है और ये थीटा के एडजेसेंट है, तो ये साइड ट्राइंगल का बेस होगी। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस है और बाकी दोनों में से एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। तो थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर मानी जाती है और थीटा की एडजेसेंट साइड को बेस माना जाता है। ठीक है जी, तो अब आप देखिए कि आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे जो दो साइड्स गिवन हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो आपको गिवन है बेस और आपको गिवन है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये 6 या ये 12 है। बेस और हाइपोटेन्यूस की रेशो को कॉस थीटा जानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा, बेस कितना है बच्चों, बेस है पी ओ पी। डायग्रामेटिकली जरूर लिखिए ताकि आपके टीचर को समझने में आसानी हो कि आपने लॉजिक क्या लगाया। ओके,
तो बेस आया OP ओवर AA कॉस थीटा। OP कितनी है 6, OA कितनी है बच्चों 12, तो कॉस थीटा आया 1/2। तो अब आपको ये सोचना होगा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई जिसमें जो हमारा वेरिएबल है वो क्या होता है थीटा। जैसे अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो इसमें आपका वेरिएबल क्या है x, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है थीटा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, बोथ साइड सेम टी रेशो बनानी है और आपको सोचना है कि 1/2 कॉस थीटा कितने डिग्री पे होता है। तो कॉस थीटा कॉस 60 पे 1/2 होता है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा जो थीटा है एंगल वो 60 डिग्री निकल आएगा। तो थीटा आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। तो ये एंगल 60 डिग्री का आ गया ऊपर वाला, तो इसके नीचे ये भी थीटा है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा बच्चों 60 डिग्री का होगा। 60 + 60 120, और 360 में से अगर मैं 120 माइनस करूंगा तो मेरे पास 240 डिग्री बचेगा। तो इसको भी 60 लिख लेते हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क PQ इज 360 - 60 - 60, दैट कम्स आउट टू बी 240 डिग्री। इसका मतलब हमारा एंगल आ गया जिसकी हम डिमांड कर रहे थे। ये एंगल आ गया बच्चों 240 डिग्री का। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ बेल्ट which is in contact with wheel is equal to 2 pi r theta 240 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सेंट्रल एंगल आ गया तो हमें सिर्फ और सिर्फ P से लेके Q तक जो बेल्ट कांटेक्ट में है उसकी लेंथ चाहिए। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई r, तो 12 2s are and 12 3s are। 2 पाई r इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट। सो 2 2s are 4, r की वैल्यू हमें दे रखी है ना क्वेश्चन में, ओके r की वैल्यू भी यहाँ पे यूज हो जाएगी। सो 2 पाई r है 6 इंटू 2/3, तो 2 2s are 4, ये 3 2s are 8 पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क या लेंथ ऑफ द बेल्ट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द व्हील ऑफ द पुली। ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी। तो क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। सर्कल डिस्कशन की, सेक्टर की डिस्कशन हम कर चुके हैं, एरिया की कर चुके हैं, लेंथ ऑफ द आर्क कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमें ऑलरेडी आती है, अगर नहीं आती तो आनी चाहिए। मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं वेरी सून। सो यही कॉन्सेप्ट सारा अप्लाई करके हमने अपना आंसर निकाला। चलिए अब हमें क्या निकालना है बच्चों, जरा नोटिस करो ध्यान से। सेकंड पार्ट था हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आप क्या सोच सकते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल POQA में से ये दोनों सेक्टर हटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। या दूसरा सही अप्रोच इसकी क्या बननी चाहिए, अगर आप नोटिस करें तो ये ट्राइंगल जो आपको नजर आ रहा है ऊपर वाला ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत ईजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। अगर हमारे पास बेस और हाइट दोनों हैं तो वो हम निकाल भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका एरिया निकालना है, ओके। और उसके बाद एरिया में से इस सेक्टर का एरिया हमें माइनस करना होगा। चलिए ट्राई करते हैं।
ओके, सो ट्राइंगल मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि इसी ट्राइंगल से ही हमें अपना काम चलाना है। ये आ गया। P एंड Q। चलिए बच्चों, शेडेड पोर्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ हमें गिवन है उनको नोट कर लेता हूँ एक बार। लेंथ हमें गिवन है 12, ये 6, ये 90 है और ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो हमें ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस करना है। तो इन ट्राइंगल OPA आपके पास ये राइट एंगल है। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में इसको बेस और हाइपोटेन्यूज ये बेस मान सकते हो, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हो। तो एरिया क्या होगा, जो राइट एंगल के आसपास दोनों साइड्स हैं, राइट एंगल के आसपास जिन्होंने राइट एंगल को पकड़ा हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिर्फ उन्हीं को करना है। यहाँ पे बच्चे कई बार हाफ इंटू 6 इंटू 12 कर देते हैं, वो गलत होगा, क्योंकि राइट एंगल को किसने पकड़ा हुआ है, OP ने एंड AP ने। तो हमें AP निकालनी पड़ेगी पहले। तो AP स्क्वायर, आपके बहुत रास्ते हैं, आप हाफ AB साइन थीटा यूज कर सकते हैं, हाफ AB साइन थीटा यूज कर सकते हैं, या आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके AP निकाल सकते हैं, या आप पाइथागोरस थ्योरम, मतलब मैनी ऑप्शंस। तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, OA 12 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, AP स्क्वायर 144 माइनस 36। यहाँ पे चाहते तो आप कॉमन भी ले सकते थे ऐसे, बट नहीं, चलो कॉमन के पंगे में नहीं पड़े, ऐसे कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो 144 माइनस 36, तो ये बचेगा 108। ठीक है जी, 108 में 36 जोड़ेंगे, 8 से 14, 8 से 14 और 30 144। ठीक है जी, तो AP स्क्वायर कम्स आउट टू बी 108। जब भी आपका स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना आए, यहाँ पे इधर स्क्वायर है इधर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको इसको तोड़ना होगा। 108 को ब्रेक करके लोएस्ट फॉर्म में लिखना होगा। कैसे, 108 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 36 3 108 होता है। मैंने ये स्क्वायर नंबर ले लिया। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, 36 का स्क्वायर रूट 6 बाहर आ गया और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो इट विल रिमेन इनसाइड। तो इसका मतलब AP कम्स आउट टू बी 6√3। AP की वैल्यू आ गई 6√3। अभी मैं सिर्फ एक शेडेड निकालूंगा इससे, ठीक है, याद रखना ये 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है जी, इसको ब्रैकेट को कर देते बंद। 2 इंटू मैंने साथ के साथ कर दिया, ताकि करते करते भूल ही ना जाऊं कि मैंने 2 पार्ट लेने हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं पहले, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर। रेडियस हमें याद है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इंटू हाफ इंटू बेस। बेस हमने बच्चों कितना लिया है, बेस आया AP 6√3 और हाइट कितनी है 6, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, वो होगा पाए R स्क्वायर थीटा ओवर 360। अगर आप चाहें तो मैं एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। और जब हमने सेक्टर का एरिया लिया तो ये वाला सेक्टर ले रहे हैं, ये वाला सेक्टर क्या है बच्चों, पाए R स्क्वायर थीटा ओवर 360। थीटा कितना है 60 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए बच्चों, सो 2 इंटू यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूँगा 6 6 36, 18√3 और पाए इंटू 36 इंटू 1/6, 6 6 सो 2 18√3 माइनस 6 पाए, और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे
36√3 माइनस 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो लॉजिकली क्वेश्चन इजी नहीं है, बट क्वेश्चन देखा जाए तो डिफ़िकल्ट भी नहीं है, सिर्फ समझने की अटेम्प्ट चाहिए। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपकी अप्रोच नहीं बन पाएगी बड़े क्वेश्चंस को देखने की। क्योंकि एग्जाम में जब आपका सरप्राइज क्वेश्चन आएगा, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने की हैबिट है आपकी, तो अगर सरप्राइज क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी कैपेसिटी बन जाएगी उस क्वेश्चन को अडेप्ट करने की। ओके।